नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। बच्चों, क्षितिज के अंतर्गत हम काव्यखंड पढ़ रहे हैं और हमारा अध्याय है 5। इसके साथ ही हमारे जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो आधुनिक काल के छायावादी कवि हैं और उन्होंने छायावाद से संबंधित कविताएं लिखी हैं। इनकी जो लिखी हुई कविताएं हैं बच्चों, वो प्रकृति से संबंधित कविताएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने शोषित और शोषक वर्ग के प्रति जो कविताएं लिखी है वो हमारी इस पाठ्य पुस्तक में आई है। तो देखो बच्चों, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हम इनका क्या पढ़ चुके हैं, जीवन परिचय पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके साथ ही हम इनका कृतित्व परिचय पढ़ चुके हैं और इनकी जो एक कविता उत्साह, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में आई है, उसके बारे में हम जान चुके हैं और हम उसको पढ़ चुके हैं। आज हम इनकी दूसरी कविता अट नहीं रही, कविता का नाम है अट नहीं रही। इसको हम शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में पढ़ेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, हमारी कविता है अट नहीं रही। अट नहीं रही का मतलब समा नहीं रही, मतलब यहाँ कवि क्या है, प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति के फागुन मास का वर्णन कर रहे हैं। फागुन मास वसंत ऋतु का महीना होता है और उसका जो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है वो इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवंत रूप में किया है, यानी मानवीकरण रूप में कविता का वर्णन किया गया है। तो देखो, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब देखो, अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, ये शब्द क्या है, ये कवि ने कहाँ से लिए? ये तत्सम प्रधान शब्द हैं और खड़ी बोली हिंदी से उन्होंने लिए हैं। अट का मतलब क्या होता है? समाना या प्रविष्ट करना, यानी किसी चीज़ के अंदर अट जाना, यानी समा जाना या फिक्स हो जाना। और आभा का अर्थ है यहाँ चमक। और फागुन, फागुन का मतलब है फागुन की जो मास आता है, फागुन का होली के दिनों वाला जो महीना होता है वो फाल्गुन मास आता है, जिसे हिंदी माह के महीने कहा जाता है। तन, तन का अर्थ है शरीर या देह। सट नहीं रही मतलब सट का मतलब भी वही है, अटना और सटना, यानी बिल्कुल के समीप आना। सटना का मतलब है समीप आना। तो हम पहले इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही से। कौन सी कविता से? अट नहीं रही से है। इसमें क्या किया गया है? देखो, फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जो ये कविता है अट नहीं रही, इसमें फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फागुन में क्या होता है? ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? बसंत क्या होता है? सभी ऋतुओं का राजा होता है, क्योंकि बसंत ऋतु में प्रकृति इतनी मनमोहक और सुंदर लगती है कि वो हमारे जो चित्त को है, यानी जो हमारा मन है, उसको चंचल कर देती है। तो उसकी जो सुंदरता होती है बसंत ऋतु की, वो सबसे अनुपम होती है। बच्चों, अब हमने इसके शब्दार्थ देखे और हमने प्रसंग देख लिया है कि ये कविता कहाँ से ली गई है। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। देखो बच्चों, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, यानी कि कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि फागुन मास की मादकता का जो वर्णन कवि यहाँ कर रहे हैं, उसके अनुसार कवि कह रहे हैं कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसकी शोभा समा नहीं पा रही है। समा नहीं पा रही है का मतलब उसकी शोभा है जो अट नहीं पा रही, इतनी सुंदर है उसकी चमक फागुन की, जो कि समा नहीं पा रही है, या उसमें जो अपन क्या कह सकते हैं कि फिक्स नहीं हो पा रही, मतलब जो वातावरण है उस वातावरण में वो समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है। आगे हम उसको देखते हैं। ये शोभा प्रकृति के साथ साथ मानव तन पर भी दृष्टिगोचर हो रही है। देखो, ये मौसम अच्छा होता है तो हमारा मन स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है ना। अभी गर्मी का मौसम हो तो हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तेज सर्दी होती है तब भी क्या होता है? जनजीवन रुक सा जाता है। लेकिन बसंत का महीना है, यानी फागुन मास का महीना है और प्रकृति अपने चरम पर है, यानी बहुत सुंदरता पर है। उसके साथ साथ यदि प्रकृति में इतनी सुंदरता और मनमोहकता है तो मानव तन पर भी वो मनमोहकता दृष्टिगोचर हो रही है, यानी सभी के चेहरे प्रसन्न और खिले हुए हैं। परिणाम स्वरूप मानव चेहरों पर भी खुशी की झलक उठी हुई है। आगे देखो इसको बच्चों, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम
पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब देखो कवि क्या कहना चाह रहा है, फागुन मास की सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार सांस ली जा रही है, किस प्रकार मन जो है आकाश में उड़ने को कर रहा है, और मैं जब तुम्हारी सुंदरता से आंख हटाना चाहता हूँ तो मेरी आंख वहां से हट नहीं रही है। हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखो बच्चों, नभ, नभ का अर्थ क्या होता है यहाँ, आकाश। और पर पर, ये जो पर पर कर देते हो, देखो एक पर का अर्थ है पक्षी और एक पर का अर्थ है पंख, यानी पक्षी बन करके और पंख लगा करके मैं उड़ना चाहता हूँ इतने मनमोहक वातावरण में। सांस का अर्थ है श्वास और नभ का अपना आई गया आकाश। तो हम इसको आगे देखते हैं, कवि क्या कह रहा है, इस महीने में कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है। फागुन मास का महीना है, सुगंध फैली हुई है चारों तरफ, फूलों की जो सुगंध है वो फैली हुई है, तो सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो ऐसा लगता है मानो तुम खुलकर श्वास ले रहे हो। देखो इसको यहाँ दे, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी कवि क्या कहना चाहता है कि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और सुगंधित हवा का जब झोंका आता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि तुम खुल करके सांस ले रहे हो। साथ ही क्या होता है, जो फूलों की सुगंध है उससे घर घर महक उठता है और तुम वातावरण में, यानी प्रकृति से कह रहे हैं कवि कि तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि मानो मन रूपी पक्षी, मन रूपी पक्षी पर पर, यानी मन रूपी पक्षी कल्पनाओं के पंख लगाकर उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए आतुर हो उठता है। यानी वातावरण इतना अच्छा है, जब मतलब हवा चलती है तो हवा का जब झोंका आता है तो पूरा वातावरण सुगंध में हो जाता है। साथ ही इतने अच्छी मौसम में, इतनी अच्छी ऋतु में क्या करता है, जो मनुष्य का मन है वो चंचल हो उठता है और क्या करता है, पक्षी बन करके पंख लगा करके उन्मुक्त गगन में उड़ने की उसकी इच्छा होने लगती है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, देखो बच्चों, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी ये सब चीजें, वातावरण अच्छा है तो क्या हो रहा है, सुगंधित श्वास आ रही है। साथ ही घर घर भर देते हो, उस सुगंध से तुम पूरे घर में वातावरण को महका देते हो और उड़ने को नभ में तुम, यानी आकाश में उड़ने का मन करता है। ऐसा अच्छा वातावरण है, आकाश में उड़ने का मन करता है। और क्या करता है, पर पर, यानी पक्षी बनकर और पंख लगाकर। कैसे उड़ने का मन करता है, पक्षी बनकर पंख लगाकर उड़ने का मन करता है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि क्या कहना चाहता है कि कवि कहने चाहता है कि सर्वत्र फागुन के फैले हुए सौंदर्य का दर्शन जब मैं करता हूँ तो उसकी आंख इस फैले हुए सौंदर्य को देखकर अघाती नहीं है। अघाती नहीं है मतलब थकती नहीं है। अघाने का मतलब है यहाँ थकना, यानी उसकी आंखें हैं जो थकती नहीं है इस वातावरण की मादकता और मनमोहकता को देखते हुए, इसलिए वह अपनी दृष्टि को इससे हटा नहीं पा रहा है। यानी आंख हटाना चाहता हूँ लेकिन वो हट नहीं रही है और बार बार तन और मन उस प्रकृति के अंदर जा जाके अट रहे हैं या सट रहे हैं, यानी कि बिल्कुल उसके अंदर जा करके समाना चाहते हैं। इसका अगला पदभाग देखो, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। देखो कितना अच्छा प्रकृति का खड़ी बोली के शब्दों में, तत्सम शब्दों में कवि ने जो लिखा है उसको देखो आप। पुष्पमाल, पत्तों से लदी डाल, यानी डाल तो आपको पता है जो पेड़ की जो डालियां होती है, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पुष्पमाल मतलब फूलों की माला। पाट पाट, पाट पाट का मतलब है जगह जगह। शोभाश्री, शोभाश्री का मतलब है सौंदर्य से भरपूर। और पट नहीं रही है, क्या मतलब समा नहीं रही है। देखो कवि ने 3-4 शब्द लिए हैं, इनमें यमक अलंकार आएगा। अट नहीं रही है, पट नहीं रही है और सट नहीं रही है। ये देखो ये 3 शब्द एक जैसे आए, अट पट और शट। ये शब्द जो आए हैं इनमें कुछ कुछ छंदों का प्रयोग भी हुआ है। तो आप देखो, पत्तों से लदी डाल, ये हमने देख लिया। पत्तों से लदी डाल, कहीं 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 हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद गंध पुष्पमाल। अब आप देखो पेड़ पौधों की जो डालियां हैं वो हरे हरे पत्तों से लद गई है। बसंत ऋतु आती है, नई नई कपोले फूटती है, चारों तरफ हरे हरे पत्ते हो जाते हैं पेड़ों में, पेड़ घने हो जाते हैं ना। कहीं वे अपनी हरितिमा से और कहीं वे अपनी लालिमा झलकाती हुई प्रतीत होती है। हरितिमा हरे पत्तों से और लालिमा लाल लाल फूलों से।
यानी जो प्रकृति है उसमें जो पेड़ पौधे हैं वो कहीं तो हरे दिखाई दे रहे हैं, कहीं लाल दिखाई दे रहे हैं, कहीं हरे और लाल साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। कहीं वृक्षों के गलों में पड़ी मंद मंद सुगंध करने वाली फूलों की माला, मतलब वृक्षों के गलों में फूलों की जो माला है, यानी वृक्षों पर जो लाल लाल फूल आ गए हैं वो इस प्रकार लग रहे हैं मानो उनके उर में यानी हृदय में फूलों की माला गिरी हुई है। आगे देखिए बच्चों, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ तक अपन ने देखा मंद गंध पुष्पमाला कहीं पड़ी है उर में, यानी वृक्षों के जो हृदय में, उर का अर्थ यहाँ है हृदय, वृक्षों के ऊपर फूल खिले हुए हैं तो इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं मानो वृक्षों के हृदय में मंद गंध से यानी सुगंधित गंध से पुष्पों की माला उनके हृदय में पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी जो क्या है प्रकृति की जो सुंदरता है वो क्या कर रही है, वो पट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। तो देखो वृक्षों की डालियों पर सुगंधित फूल खिल गए हैं जो अपनी मंद मंद सुगंध को चारों ओर फैला रहे हैं। अब जगह जगह सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि हरी हरी डाल है, उनके ऊपर लाल लाल फूल खिले हुए हैं और साथ ही वो लाल खिले हुए फूल इस तरह प्रतीत हो रहे हैं मानो कि पेड़ों के गले में क्या डली हुई है, पेड़ों के हृदय पर लाल पुष्पों की माला डली हुई है। और वसंत ऋतु के इस वातावरण में वृक्षों की डालियों पर जो सुगंधित पुष्प खिल गए हैं वो चारों तरफ अपनी मंद मंद सुगंध को बिखेर रहे हैं। और जगह जगह सौंदर्य राशि यानी सुंदरता इतनी अधिक हो गई है प्रकृति में कि वह प्रकृति के अंदर ही नहीं समा पा रही है, यानी इतनी अधिक सुंदरता है कि मतलब उसको देखने के बाद में प्रकृति को जब कवि देखना चाह रहा है तो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है। साथ ही प्रकृति में इतना अधिक सौंदर्यता आ गई है कि वह सब जगह प्रकट हो रही है, सब जगह दिखाई दे रही है। क्योंकि बसंत की ऋतु आती है तो वो जो मौसम आता है वो सब जगह आता है, तो इतना सुंदर मनमोहक वातावरण बना हुआ है। अब देखो बच्चों, जो ये कविता है अट नहीं रही, इसमें फागुन मास यानी बसंत ऋतु का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है कि इतनी सुंदर प्राकृतिक शोभा है जो कि अपने आप में भी नहीं समा पा रही है और साथ ही जो मनुष्य है वो उसको देखते हुए नहीं अगा रहा है यानी नहीं थक रहा है। तो इसमें जो विशेषता आई है उसको हम देखेंगे। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। मानवीकरण किया है, इसमें मानवीकरण अलंकार है, मतलब जो फूलों की माला, जो फूल है वृक्ष पर खिले हुए हैं वो इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं मानो किसी के हृदय पर या किसी के गले में क्या पड़ी हुई है, फूलों की माला पड़ी हुई है। फागुन माह में प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन भी प्रस्तुत किया गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, ये अपन शुरू से ही देखते आ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वर्णों की आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है? वर्णों की आवृत्ति है। साथ ही तत्सम शब्दों का प्रयोग है, तद्वत शब्दों का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। भाषा बहुत सरल है, सहज है एवं अलंकारिक है, यानी इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और साथ ही मानवीकरण अलंकार भी है। तो देखो बच्चों, आज हमारी यहाँ ये कविता अट नहीं रही समाप्त हो गई। अब हम इसके कुछ, जो हमने पिछली कविता उत्साह पढ़ी थी जिसमें बादलों के बारे में बताया गया था, हम उत्साह कविता के आज कुछ प्रश्न हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनको हम उत्तर के साथ में करेंगे, समझेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, हमने कल ये उत्साह कविता पढ़ी थी बादलों के बारे में और आज हमने जो कविता पढ़ी है वो किसके बारे में पढ़ी है? फागुन मास की प्रकृति के बारे में। तो देखो, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहा है? देखो, जहाँ कवि प्रकृति का वर्णन करता है अपन कहते हैं रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो रहा है, लेकिन यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को बरसने की बजाय रिमझिम रिमझिम गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं? देखो, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गरजना क्रांति का सूचक है। गरजना क्या है? गरजना क्रांति का सूचक है। किसका सूचक है? क्रांति का। यानी कि जो शोषक वर्ग है, कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं, जो शोषित वर्ग का जो शोषण कर रहे हैं तो वो शोषित वर्ग में क्रांति जगाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़े। तो वो प्रतीक रूप में बादलों से कह रहे हैं कि तुम रिमझिम रिमझिम करके मत बरसो, यानी कि शोषित वर्ग से वो ये कह रहे हैं कि तुम धीरे धीरे ऐसे दुखी होकर के रो मत, तुम गरजो,
कैसे करो, गरजो, खड़े हो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। उसी प्रकार ये बादलों से कह रहे हैं कि बादल तुम बरसों मत रिमझिम, तुम पहले गरजो, यानी गरजना क्रांति का सूचक है। तो कवि इसे क्या कहना चाह रहा है? कवि सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना यानी कि जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, उसके लिए कवि क्रांति लाना चाहता है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक बादल भी रख सकते थे, कविता का शीर्षक क्रांति भी रख सकते थे, लेकिन उत्साह क्यों रखा गया है? देखो, उत्साह जो शब्द है इसमें खुशी भी है खुशी कि मतलब उत्साह है, उमंग है और क्रांति भी है। इसमें जोश भी है। क्या है? जोश है। कवि की ये जो कविता उत्साह है ये ओज गुण से परिपूर्ण है। कौन से गुण से परिपूर्ण है? ओज गुण से, क्योंकि इसमें बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया गया है। आप देखो, इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ बादलों की गर्जना और उमड़ घुमड़ से मेल खाता है। मतलब एक उत्साह से बादल गरज रहे हैं और गरज के उमड़ घुमड़ कर आकर के फिर मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। बादलों में भीषण गति होती है। देखो, आपने देखा होगा बादल क्या करते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं ना। आपने मानसूनी जब ऋतु आती है तब आपने देखा होगा कितनी तेजी से काले काले बादल आते हैं। उसी से वे धरती की क्या करते हैं, तपन को हरकर उसे शीतलता प्रदान करती हैं। देखो, बादलों में जो गति होती है, तेज गति होती है। तेज गति होने से घर्षण होता है और उस घर्षण से गर्जन की आवाज़ होती है, और गर्जन की जब आवाज़ होती है बिजली चमकती है और तेज बारिश होती है। जब तेज बारिश होती है तो क्या होता है, धरती की तपन को शीतलता प्राप्त होती है, यानी धरती चारों तरफ से हरी भरी हो जाती है और शीतल हो जाती है। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, जब शोषित वर्ग अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, किससे? शोषक वर्ग से, और उसमें क्रांति की भावना जागेगी तो सब जगह समानता आ जाएगी, यानी शोषक वर्ग और शोषित वर्ग जो है वो एक समान हो जाएंगे। उसी प्रकार कवि यहाँ बादलों से कहना चाहता है कि तुम गरज गरज कर बरसो ताकि धरती की तपन मिट जाए और चारों ओर शीतलता, हरियाली छा जाए। तो कवि क्या कहते हैं, कवि ऐसी ही गति और ऐसी ही भावना और क्रांतिकारिणी शक्ति की आकांक्षा रखता है। जैसे बादलों में तेज गति है, उसी प्रकार वो शोषित वर्ग से चाहता है कि वो भी क्रांतिकारी बने और क्या करे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़े, जिससे क्या हो, मतलब क्रांतिकारिणी शक्ति की आकांक्षा रखता है जिससे दुखी और पीड़ित जनता को सुख प्राप्त हो सके। यानी कि कवि यहाँ ये बादलों के माध्यम से ये कहना चाहता है कि हे शोषित या उपेक्षित वर्ग, तुम क्रांतिकारी बनो और क्रांतिकारी बनकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ो, ताकि शोषक वर्ग जो तुम्हें उपेक्षित बना रहा है, जो तुम्हें दुखी कर रहा है, वो शांत हो जाए और तुम सब आपस में बराबर हो जाओ। जिस प्रकार बादल तेज गर्जना के साथ बरसते हैं और धरती को शीतलता प्रदान करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? देखो, कविता में बादल कौन कौन से अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? कवि के अनुसार कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1 जो कविता आई है उसमें सबसे पहली लाइन आई है, ये पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में। यानी बादल जब बरसते हैं तो जो पीड़ित हैं, दुखी लोग हैं या जो प्यासे लोग हैं, जैसे किसान हैं, हम सभी हैं, प्राणी मात्र, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी मात्र भी बिना जल के नहीं रह सकता। इसलिए पीड़ित प्यासी जनों की प्यास बुझाने और उन्हें सुख पहुंचाने की शक्ति के रूप में कवि बादलों को संकेत प्रदान कर रहा है। दूसरा, उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष के रूप में। जिस प्रकार क्रांतिकारी पुरुष होते हैं उनके अंदर उत्साह होता है, ओज होता है, जोश होता है, उसी प्रकार कवि यहाँ बादल को उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष के रूप में बता रहा है। तीसरा है जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। देखो, जो जल बरसता है आकाश से, प्रकृति की ये एक विचित्र महिमा है, ये एक विचित्र चमत्कार है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें कि भाई सूर्य की तेज गर्मी से पानी भाप बन के ऊपर उठता है, बादल बनते हैं और बरस जाते हैं, लेकिन भाप का ऊपर उठना, इतनी ऊंचाई पे जाना, फिर उनका बादल बनना, फिर उनका इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर के भारी होना और भारी होकर के बरसना, ये सब वैज्ञानिक तरीके माने जाते हैं। लेकिन कवि के अनुसार जल बरसाना एक शक्ति के रूप में है, यानी बादल एक शक्ति के रूप में हमारे सामने आए हैं। चौथा, समाज को नवजीवन की प्रेरणा देने वाला कवि के रूप में। कवि क्या कहना चाहते हैं, बादल है जो अपने
जिस प्रकार गरज गरज के बरसते हैं उसी प्रकार वे समाज को नवजीवन की प्रेरणा देते हैं। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। देखो, ये आपको एक परिभाषा बताई गई है कि जब हम कविता पढ़ते हैं, जब हम कविता बोलते हैं तो कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनमें तेज ध्वनि, तेज, ये जो नाद सौंदर्य है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये ध्वनि का ही एक रूप होता है। यानी नाद सौंदर्य एक तरीके की ध्वनि का उत्पन्न होना, घन घन, ढम ढम, जिस तरीके की ये शब्द आते हैं, ढोल का बजना, ढोल के बजने की आवाज़ होना, ढोलक के बजने की आवाज़ होना, अपन कहते हैं ना ढम ढम बज रही है, तो ढम ढम क्या है, ये नाद सौंदर्य है। टन टन बज रही है, टन टन क्या है, ये एक नाद सौंदर्य है, यानी ध्वनि का एक रूप है। तो ये नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द आए हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, यानी हमको सुनने पर जब हम उन शब्दों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो हमें ऐसे महसूस होते हैं मानो वो हमारे कानों में वो शब्द बज रहे हो, वो ध्वनि के नाद सौंदर्य कहलाते हैं। यानी दृश्य श्रव्य बिंब, जो ये नाद सौंदर्य होता है ये होता है दृश्य श्रव्य बिंब। बिंब यानी परछाई, यानी दिखने वाले जो शब्द हैं जिनको हम देख रहे हैं वो हमें महसूस कर रहे हैं सुनने का, हमें क्या हो रहा है, हमें उनको सुनने का तरह महसूस हो रहा है। इस तरह की बिंब यानी परछाई हमारे मन मस्तिष्क पर बनती है, उसे हम नाद सौंदर्य कहते हैं। अब देखो, कविता में ऐसे कौन से शब्द आए हैं उनको हम छाट करके लिखेंगे। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। अब हम इसको जब बोलते हैं घेर घेर घोर गगन, तो ऐसा लगता है मानो हम कुछ सुन रहे हैं। यानी दृश्य के साथ साथ जब हम श्रव्य का भी, सुनने का भी आभास होता है तो वो नाद सौंदर्य कहलाता है। ललित ललित यानी सुंदर सुंदर, काले घुंघराले यानी काले घुंघराले बालों की तरह बादल दिखाई दे रहे हैं। और बाल कल्पना कैसे पाले, यानी अबोध बालक की तरह इनको पाला गया है। ये जो बादल गर्जन कर रहे हैं ये बादल कैसे पाले गए हैं, अबोध कैसे, अबोध कल्पना कैसे पाले। विकल विकल, उन्मन थे उन्मन। विकल विकल का मतलब है, विकल अगर अपन मन में सोचें, यदि हम मन में सोचे विकल, तो विकल शब्द की हमको ध्वनि एक प्रतीत होती है। तो विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, उन्मन का मतलब होता है उदास होना या एकदम से दुखी हो जाना। यानी व्याकुल थे उन्मन, उन्मन यानी व्याकुल थे, उदास उदास। तो ये सब क्या है, ये सारे जितने भी यहाँ वाक्य आए हैं ये सब नाद सौंदर्य वाले वाक्य हैं। तो देखो बच्चों, आज हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है उत्साह और अट नहीं रही है, दो कविताएं हमने पढ़ी है। एक तो उत्साह जिसमें बादलों के बारे में बताया है, एक दूसरी कविता है अट नहीं रही है। ये जो कविता है इसमें फागुन मास के महीने के बारे में बताया है। इन दोनों कविताओं को हमने शब्दार्थ के साथ और भावार्थ के साथ पढ़ लिया है। साथ ही हमने उत्साह कविता के जो हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए थे, हमने उन प्रश्नों को भी आज उत्तरों के साथ कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो हम अट नहीं रही कविता के जो हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनको उत्तर के साथ में करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज तक जितना पढ़ाया गया है आप उसको पढ़िए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।